5 बहुओं और सास ने बोरे की साड़ी पहनी है। 3 बहुएं बाहर अलग अलग काम कर रही हैं और 2 बोरे के घर के बाहर बैठकर बोरे की रजाई ठीक कर रही हैं, सास के साथ मिलकर। इतनी ठंड आ चुकी है पर फिर भी तुम गरीबों से एक साड़ी और रजाई नहीं खरीदी जा रही। घर टूटा फूटा था तो इस बोरे से ढक लिया, और इतनी भी क्या गरीबी कि तुम सब बोरे की साड़ी पहन रही हो। खैर, मैं तो यहाँ तुम्हें नए घर की दावत के लिए बुलाने के लिए आई थी, पर तुम गरीबों की गरीबी देखकर मन नहीं कर रहा। पर कर भी क्या सकती हूँ, पड़ोसी हो तुम, इसलिए दावत पर बुलाने आई हूँ। तो प्लीज मेरी दावत में ऐसे फटे पुराने बोरे वाले कपड़े पहनकर मत आ जाना। आखिर क्या वजह थी कि 5 बहुएं, सास और पोते ने बोरे के कपड़े पहने हुए थे और वो लोग बोरी की रजाई को ठीक कर रहे थे। आखिर इतनी ठंड में भी गरीब परिवार कैसे जीवन जी रहा था और क्यों उसकी पड़ोसन उसका मजाक बना रही थी, आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। माँ जी, अब ठंड बढ़ चुकी है, इस ठंड को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू, मैं जानती हूँ ठंड बहुत ज्यादा है, पर मैं क्या करूँ। पिछले महीने मालिक ने मेरे बेटों की पूरी सैलरी काट ली क्योंकि उन्होंने माल गलत दुकान पर उतार दिया। इतनी छोटी सी गलती की उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी, बिना ये सोचे कि हम गरीब कैसे एक महीना इस ठंड में गुजारेंगे। अगर आज पैसे होते तो घर में रजाई भी आ चुकी होती। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो ना, मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे रजाई चाहिए दादी। माँ जी, सच में ठंड बहुत ज्यादा है। बेटा, मैं अभी तुम्हें और सपना को ये बोरा उड़ा देती हूँ, इसे ओढ़ने से तुम्हें ठंड कम लगेगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। ठंड सच में बहुत ज्यादा है और सपना दीदी प्रेग्नेंट है, वो हमारी तरह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उज्जवल, रोहित, राहुल, कुछ करो आप सब। आप सब चिंता मत करो, कल हमें सैलरी मिल जाएगी। बस आज की बात है, आप सबको ये ठंड बर्दाश्त करनी होगी। फिर कल जैसे ही हमारी सैलरी आएगी, हम सबसे पहले इस सर्दी से बचने के लिए रजाई शॉल लेकर आएंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दो। अच्छा, अभी हम चलते हैं। अगर आज भी लेट हो गए तो 10 दिन की सैलरी कट जाएगी। हमारे मालिक ने हमें वार्निंग दी है क्योंकि हम इस महीने 15 दिन से ज्यादा लेट हो चुके हैं। इतना बोलकर 5 भाई काम पर चले जाते हैं और रात को ढेर सारा फैक्ट्री से बोरे लेकर आते हैं। अरे बेटा, तू इतना सारा बोरा क्यों लेकर आ गया? इस ठंड में इस बोरे का क्या काम? माँ, जैसी जैसी रात हो रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। हमारे घर की हालत भी सही नहीं है, खिड़की, दरवाजे, छत सब टूट गई है। हम इस साल अपने इस टूटे घर में ठंड कैसे बिताएंगे? माँ, हम जानते हैं हमारा घर टूटा हुआ है, हमारे पास सर्दी का कोई सामान नहीं है, इसलिए आप इन बोरों से खिड़की दरवाजे ढक दो और आज रात हमें इन बोरी को ही ओढ़कर सोना होगा। पर ये बोरे? अरे बाहर तो हद से ज्यादा ठंड है। उफ, ये ठंड। दरअसल ये सारे बोरे खराब हो चुके हैं। आज गोदाम जब साफ किया तो ये बेकार कुछ बोरे मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर ले आऊं, इससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। कुछ न होने की वजह से पूरा परिवार नीचे जमीन पर बोरा बिछा लेते हैं और खिड़की दरवाजे को भी बोरी से ढक देते हैं। जिसके बाद आशा अपनी 5 बहू बेटे और गोलू के साथ बोरा ओढ़कर सो जाती है। और तभी सपना खुद से कहती है, काश कि आप मेरे घर में रजाई आई होती और मैं इन बोरों के बदले रजाई ओढ़कर सोती तो ठंड से कांप न रही होती और अच्छे से सो पाती। इतना बोलकर सपना और उसका पूरा परिवार सो जाता है और सुबह जब सभी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके शरीर पर बोरे से बनी रजाई है, जिसे देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। ये बोरे की बनी रजाई कहाँ से आई? हमने तो रात में खाली बोरा ओढ़ा था। हाँ माँ जी, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? पर मुझे तो अपनी रजाई देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, थैंक यू। मैं जानता हूँ ये रजाई आप ही लेकर आए हो। नहीं बेटा, मैं ये रजाई नहीं लेकर आया, मैं तो सिर्फ ये बोरे लेकर आया था। और रही रजाई की बात, तो हम सब ने रात में ही बोरे ओढ़े थे। पूरा परिवार रजाई देखकर परेशान था। तभी एक बोरा जिसके आंख, नाक, मुंह, हाथ और पैर होते हैं, वो चलते हुए उनके सामने आता है और उनसे बातें करता है। ये कमाल मेरा है, मैं एक जादुई बोरा हूँ।
जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही हम बोरों की भी दुनिया थी। पर जब हमारी दुनिया खत्म हुई तो मेरे ही पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना मैं घूमने चला गया था और उनकी श्राप की वजह से मैं साधारण सा बोरा बन गया और उस फैक्ट्री में कैद हो गया। वहां सब मुझे लात मार कर आते जाते थे, पर कोई मेरी मदद नहीं करता था। और जब तुम पांचों भाइयों ने मेरी मदद की और मुझे वहां से अपने घर लेकर आए तो मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। और क्योंकि सोते समय सपना ने मुझे ओढ़कर रजाई मांगी, इसलिए मैंने उसे रजाई दे दी। अगर तुम जादुई हो तो क्या तुम सिर्फ हमें रजाई दे सकते हो? नहीं, मैं जादुई बोरा हूँ। अगर तुम मुझे साड़ी की तरह पहनोगी और मुझसे साड़ी मांगोगी तो मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। और अगर तुम मुझे दीवार पर चिपकाओगे और इस घर की मरम्मत के बारे में कहोगे तो इस घर की मरम्मत हो जाएगी। तुम मुझे जिस भी चीज का आकार दोगे मैं तुम्हें वही सामान दे दूंगा। यकीन नहीं होता तो मांग कर देख लो। अगर ऐसी बात है तो मुझे साड़ी चाहिए। इतना बोलकर रेशमा उस बोरे को साड़ी की तरह पहन लेती है और उससे साड़ी मांगती है। कुछ देर में उसके बदन पर नई साड़ी आ जाती है, जिसे देख पूरा परिवार बहुत हैरान होता है और गोलू उस बोरे को लेकर स्वेटर की तरह पहन लेता है। मुझे भी इस ठंड से बचने के लिए स्वेटर चाहिए, वो भी अच्छा वाला। गोलू के इतना कहते ही उसके बदन पर भी एक महंगा स्वेटर आ जाता है, जिसे देख गोलू बहुत खुश होता है। ये जादू देख पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा पाता और आशा उस बोरे को दीवार पर चिपका देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये घर बोरे का बन जाए। आशा के इतना बोलते ही उसका घर बोरे का बन जाता है। अब उनके पास बोरे की रजाई, साड़ी और घर सब कुछ था, जिसके बाद उसके पांचों बेटे अपनी नौकरी के लिए चले जाते हैं और आशा बच्चों को तैयार करके स्कूल ले जाने को तैयारी में लग जाती है। तो वहीं तीनों बहू घर के बाहर बैठकर अपनी रजाई को धूप लगाने लगती हैं और दो बहू घर में ही बोरे की साड़ी पहनकर काम कर रही होती हैं। तभी उसकी एक पड़ोसन आती है और उन्हें बोरे की साड़ी पहना देख उनका मजाक बनाती है और वहां से चली जाती है। उनके जाते ही पांचों बहू और सास घर में आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने में उनके पति भी आ जाते हैं और वो भी बोरे के कपड़े पहनकर खड़े हो जाते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि ये कोई साधारण बोरी की साड़ी, रजाई या घर नहीं बल्कि जादुई है। तो चलो पार्टी में चलने के लिए तैयार होते हैं। हे जादुई बोरा, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये बोरे की साड़ी कांजीवरम की साड़ी बन जाए। मेरी साड़ी बन जाए बनारसी, मेरी बन जाए रेशमी साड़ी। इस तरह जादुई बोरे की मदद से पांचों बहुएं उनके पति और सास अच्छे महंगे कपड़े पहनकर आधे घंटे के अंदर अर्चना के घर आते हैं और सभी लोग उनके कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी आधे घंटे पहले तो इन लोगों ने बोरों के कपड़े पहन रखे थे और अब इतनी महंगी साड़ी पहन कर आ गई। क्या हुआ अर्चना बहन, आंखें फटी की फटी रह गई क्या? हम गरीब हैं पर इतने भी नहीं कि किसी की पार्टी में फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाएं। हमने तुम्हारी इज्जत रख ली। वैसे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, एक शॉल डालो बदन पर, वरना बीमार पड़ जाओगी। गरीब आशा और उसके परिवार को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार अपने घर जाता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि जादुई बोरा एक कोने में बैठकर रो रहा है। अरे जादुई बोरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। सबकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ पर अपनी नहीं। तुम हमें बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर हो सका तो हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आखिर तुमने हमें अपनी जादुई शक्तियों से इतनी अच्छी रजाई, साड़ी दी है और हमारे घर की भी मरम्मत कर दी है। देखो हमारा घर अब कितना अच्छा लग रहा है, कहीं से ठंडे हवा नहीं आ रही। मेरे सभी परिवार को मुक्ति मिल चुकी है। बरसों पहले ही वो खत्म हो चुके हैं। अब मुझे भी मुक्ति पाना है। अगर तुम लोग मुझे चिता पर लिटाकर मुझसे इच्छा मांगोगे कि मुझे मुक्ति मिल जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अरे तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार मिलकर एक छोटी सी लकड़ी की चिता बनाते हैं और उस बोरे को उस चिता पर लेटाकर हाथ जोड़कर उससे एक नई इच्छा मांगते हैं। हमारी आखिरी इच्छा है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। इतना बोलते ही उस बोरे में आग लग जाती है और धीरे धीरे वो बोरा जलकर नष्ट हो जाता है और इस तरह एक जादुई बोरे की मुक्ति मिल जाती है और एक गरीब परिवार को उस जादुई बोरे की मदद से ठंड से बचने के लिए रजाई, कपड़े और घर मिल जाता है।
अरे बहन, तुम बड़ा ही महंगे रजाई दे रही हो। ऐसी ही रजाई तो मॉल में भी 2000 में मिल जाती है, और तुम इधर रोड पर खड़ी होकर ये बेकार रजाई 4000 में बेच रही हो। पता नहीं इसमें तुमने कैसी खराब रुई भरी हो, और ये कपड़ा भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो सर्दी बीतने से पहले ही तुम्हारी रजाई की सिलाई निकल जाए। माफ करना बहन जी, पर हाथ की बनी हुई चीज खराब नहीं होती, और मेरी गारंटी है हमारी ये रजाई 3 साल से पहले खराब नहीं होगी। मैं कैसे मान लूं? तुम्हें 4000 दूं, इससे अच्छा मैं मॉल से ना ले लूं? उफ, माफ करना आंटी जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी रजाई खराब है तो आप यही रजाई मॉल से ले लीजिए। देखना, आपको यही रजाई मॉल में 10,000 की मिलेगी, और मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो मॉल वाली रजाई खराब भी हो जाएगी। पर हमारी रजाई नहीं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप ये रजाई मॉल से ले लो, और एक रजाई हमसे ले लो, और 1 साल बाद आकर हमें बताना मॉल की रजाई टिकी या हमारी। नेहा की ये बात सुनकर निकिता बिना मोल भाव किए उससे उसकी एक रजाई ले लेती है और वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। बहू तो सुबह से बैठकर रजाई बना रही है, अब जाकर थोड़ा आराम कर ले। तू गर्भवती है, ऐसे में थोड़ा आराम भी जरूरी है। पर माँ जी, आज हमने सिर्फ 2 ही रजाई बनाई है। तो क्या हुआ भाभी, आप पहले ये 2 रजाई बेच लो हाँ माँ के साथ। बाकी की रजाई की चिंता मत करो, मैं और राजू मिलकर 1 रजाई और बना देंगे। हाँ माँ, मैं और बुआ वैसे भी खाली रहते हैं, आप और दादी ही काम करते हो। भाभी, जब से भैया की कमर टूटी है, घर की सारी जिम्मेदारी इस ठंड में आपके और माँ के ऊपर आ गई है। पहले भैया काम करते थे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था। सत्यानाश हो बेटा उस बैल का। 10 लोग खड़े थे, पर उस कलमुहे बैल ने मेरे ही बेटे को सींग मारी और उसकी कमर तोड़ दी। अब हम गरीब सास बहू कैसे इस ठंड में अपना गुजारा करेंगे। इतना बोलकर उमा एक एक करके रजाई बाहर ले जाती है। दरअसल 1 महीने पहले विकास एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके पैसों से ही घर चलता था, और दोनों सास बहू भी रजाई बनाकर बेचती थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी। पर एक दिन अचानक से एक सनकी बैल विकास को सींग मार देता है, जिस वजह से विकास की कमर टूट जाती है और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। हमेशा की तरह आज भी दोनों सास बहू अपनी रजाई बेचने के लिए ठेला लेकर रोड पर जाती हैं और रजाई बेचती हैं। अरे बाबा, कितनी ठंड हो रही है। अरे अम्मा, सही सही रेट लगाओ और बताओ कितने की दी एक रजाई। सिंगल बेड की रजाई 1500 की है, और ये डबल बेड की 3000 की। क्या, ये डबल बेड की रजाई 3000 की? मैं 2000 दूंगा। अब जल्दी से रजाई दे दो। माफ करना भैया, इतनी कम में तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। अरे ऐसी रजाई दुकानों में भी 2000 की ही मिलती है। मैं मोल भाव करके आ रखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात है भैया, तो आप वहीं से ले लीजिए, पर हम अपना घाटा लगाकर नहीं देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप 2000 में ही ये रजाई ले लीजिए। सुबह से कमाई न होने की वजह से उमा उस आदमी को घाटा लगाकर रजाई दे देती है, जिसके बाद नेहा अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने क्या किया? इतने कम में उस आदमी को रजाई क्यों दे दी? इसमें तो हमारा ही घाटा है। जितने की रजाई नहीं है उससे ज्यादा की तो लागत है। बहू, आज सुबह से एक भी रजाई नहीं बिकी है। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। जब विकास काम कर रहा था तो कमाई भी अच्छी थी, पर इस साल तो रजाई बिक ही नहीं रही। जब से बड़ी बड़ी दुकान खुल गई हैं, इसीलिए मैं अपने ठेले पर आए ग्राहकों को भगाना नहीं चाहती, और इस समय हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। उमा की ये बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और शाम को दोनों सास बहू रजाई बेचकर घर जाने लगती हैं। पर तभी रास्ते में नेहा की चप्पल टूट जाती है। ओह, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि एक चप्पल खरीद सकूं। कोई बात नहीं बहू, मैं तेरी चप्पल को रजाई बनाने वाले सुई धागे से सिल दूंगी। इतना बोलकर नेहा अपने हाथों में टूटी चप्पल लेकर घर जाती है, जहां उमा सुई धागे से अपनी बहू की चप्पल सिल रही होती है। पर चप्पल भला सुई धागे से कहां से सिल पाती है। अब अगले दिन दोनों सास बहू रजाई बनाने के लिए सामान लेने के लिए फैक्ट्री जाती हैं और रजाई बनाने का सामान खरीदती हैं। अरे नहीं बहन, आज मैं तुम्हें 1 किलो भी रुई नहीं देने वाला। पिछली बार भी तुम उधार सामान ले गई थी और अब तक पैसे नहीं दिए।
अरे जब रजाई बनाकर बेचने में तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा तो क्यों रजाई बनाकर बेच रही हो? भैया भैया, जब से बेटे की कमर टूटी है तब से हम एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं। अब इस ठंड में अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हम गरीब का घर कैसे चलेगा। बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे कमा पाती हूँ, पर पैसे भी घर के राशन और मेरे बेटे के इलाज में चले जाते हैं। मेरी बहू भी गर्भवती है और आज तो मेरे घर में अनाज भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा रहम खाओ और रजाई बनाने का सामान दे दो, ताकि रजाई बनाकर उन्हें बेचकर आपका भी उधार चुका सकूं। उमा बहन, अगर मैंने इस ठंड में तुम गरीब का घर देखा तो अपना घर में कैसे चलाऊंगा? आज दे रहा हूं, पर अगली बार उधारी लेने आई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। उमा के काफी विनती करने पर दुकानदार उसे कुछ रुई और रजाई बनाने का कपड़ा दे देता है, जिसके बाद उमा घर जाकर ठंड में कांपती हुई अपनी बहू बेटी के साथ मिलकर रजाई बनाती है। माँ, माफ करना, मेरे होते हुए भी आप दोनों को इस ठंड में पूरी रात कांपते हुए रजाई बनाना पड़ता है। अय्यो, बेटा तू माफी क्यों मांग रहा है? जब तक तेरे हाथों में घर की जिम्मेदारी थी हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हाँ पापा, हाँ। और माँ कहती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर जब इस दुनिया में मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो आप उसके लिए ठंडी के कपड़े भी लेकर आओगे, जैसे मेरे लिए लाते थे। हाँ बेटा। इतने में नेहा पानी पीने के लिए उठती है, तभी विकास की नजर उसके पैरों पर पड़ती है तो वो नेहा से कहता है, अरे नेहा, तुम नंगे पैर क्यों हो? अरे तुम गर्भवती हो, अगर नंगे पैर रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। भैया, भाभी की चप्पल टूट गई है और हमारे पास पैसे नहीं है कि भाभी को चप्पल दिलवा सके। पर भाभी, जब तक आपकी नई चप्पल नहीं आ जाती आप मेरी चप्पल पहन लो। इस वक्त मुझसे ज्यादा इन चप्पल की जरूरत आपको है। निशा बिना सोचे अपनी चप्पल अपनी भाभी को दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में सारी रात जाग कर रजाई बनाता है और अगले दिन एक बार फिर दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर रजाई बेचने के लिए चली जाती हैं। पर आज धूप का नामो निशान नहीं था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बहू, आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और तेरा 8वां महीना चल रहा है। तू घर पर आराम कर ले, आज मैं खुद रजाई बेच लूंगी। नहीं माँ जी, इस समय में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। इस ठंड में आपकी भी तो जोड़ों में दर्द होता है। इस बार की ठंड ने तो हिला के रख दिया है। बहन, सही सही रेट लगाओ और बताओ कितने की दे रही हो रजाई? आंटी, मॉल में ये रजाई आपको 10,000 की मिलेगी, पर हम आपको 3,000 में दे देंगे। कितनी ठंड हो रही है। अरे ये ठंड क्या बढ़ गई, तुम तो लूटने लगी। 1,000 रुपए की रजाई 3,000 में, इससे अच्छा मैं दुकान या मॉल से न ले लूं। माफ करना बहन, पर 1,000 रुपए में तो रजाई बनती भी नहीं है। तो मॉल या दुकान से ही ले लो रजाई। हाँ, जा रही हूँ मैं मॉल से ही लेने। आखिरकार इतनी अनहाइजीनिक रजाई कौन लेगा? तुमसे पता नहीं कैसे रुई और कपड़े का इस्तेमाल करती हो तुम। वो औरत मुंह बनाकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां निकिता आती है और दोनों सास बहू से कहती है, अरे सही कहा था तुमने, हाथ की बनाई रजाई का कोई मुकाबला नहीं। मैंने मॉल से भी रजाई खरीदी थी, पर वो तो 1 साल में ही खराब हो गई और तुम्हारी रजाई आज तक चल रही है। बेकार ही लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। इंसान को ब्रांड का नाम नहीं बल्कि चीज देखनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से इस साल तुम्हारी रजाई लेने आई हूँ। और बहन, अगर तुम्हें 1% भी डाउट है ना, तो अपना डाउट खत्म कर लो। मैं गवाह हूँ इनकी रजाई की। मैंने तो अपनी जान पहचान वालों से भी कह दिया है कि वो इस ठंड में इन सास बहू से ही रजाई ले। मुझे अच्छा लगा, आपको हमारी रजाई पसंद आई। बहन, अब बताओ तुम्हें रजाई लेनी है या नहीं? अरे जब प्रूफ खुद कह रहा है कि तुम्हारी रजाई अच्छी है तो मैं मॉल से रजाई लेकर अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? निकिता के कहने पर वो औरत भी दोनों सास बहू से एक रजाई ले लेती है और जब वो औरत घर जाकर रजाई ओढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उमा और नेहा की रजाई के बारे में सबको बताती है और अब धीरे धीरे करके उमा के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। इस तरह से उनकी ये सर्दी अच्छे से कटती है और विकास का इलाज भी करवाती है।